सर, मैं आपसे थोड़ा इतिहास के बैकग्राउंड में आपको ले जाना चाहता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे केजरीवाल के आगे के भविष्य पर। बीजेपी की जो दिल्ली विधानसभा में कामयाबी मिली है, उसके बाद सरकार बनने जा रही है, उसकी चुनौतियों पर और दिल्ली की जनता के भाग्य पर और उसका क्या असर पड़ेगा देश के भावी राजनीति पर। आपको याद होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की राजनीति में इसके पहले भी कई बार प्रयोग किए गए। एक प्रयोग बीपी सिंह के टाइम में भी हुआ था, जब बीपी सिंह ने बोफोर्स के सवाल पर राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। पहले जनमोर्चा बनाया और उसके बाद कांग्रेस विरोधी दलों को एकजुट करके उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। बीपी सिंह की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी, उस लड़ाई में जो लोग शामिल थे, ज्यादातर क्षेत्रीय दलों के नेता, जिनके भ्रष्टाचार के बारे में आप और पूरा देश अच्छी तरह जानता है, किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है। वे सारे के सारे लोग अपने अपने राज्यों में भ्रष्टाचार के सवाल पर बुरी तरह से घिरे हुए थे, बुरी तरह से आकंठ डूबे हुए थे भ्रष्टाचार के दलदल। बावजूद इसके बीपी सिंह ने उन सब की मदद से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। और जब बीपी सिंह इलाहाबाद, आपको ध्यान होगा, बाई इलेक्शन लड़ रहे थे जनमोर्चा के उससे, तो उनके चुनाव के संयोजक देवीलाल जी थे, जो हरियाणा के उस समय के सबसे बड़े नेता थे और देश के बड़े नेताओं में एक थे। और देवीलाल जी की ईमानदारी और उनके परिवार की ईमानदारी भी जग जाहिर है राजनीतिक जीवन में। बावजूद इसके बीपी सिंह ने देवीलाल जी को अपने चुनाव का कन्वीनर बनाया और खुद तो मोटरसाइकिल से कैंपेन कर रहे थे और कह रहे थे कि उनके पास रुपया नहीं है, इसलिए वे प्रचार पर ज्यादा रुपया नहीं खर्च कर पाएंगे। लेकिन जितना रुपया बीपी सिंह के उस बाई इलेक्शन में खर्च हुआ था, शायद ही देश के किसी दूसरे नेता के उस दौर के चुनाव में खर्च हुआ होगा। और सारा रुपये का इंतजाम करना, खर्च करना देवीलाल के जिम्मे था। उसके बाद जब सरकार बनी तो देवीलाल को पहले प्रधानमंत्री की कुर्सी ऑफर हुई और देवीलाल ने वह अपनी जो उनको ऑफर मिला वह बीपी सिंह को सौंप दिया, जिसको लेके चंद्रशेखर ने उसी बैठक में ही उसका विरोध कर दिया था और जिसका नतीजा हुआ कि बाद में जो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुए वो पूरे देश को याद है, आपको भी याद है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या भ्रष्टाचार की लड़ाई बगैर भ्रष्ट लोगों को साथ में लिए अंजाम तक नहीं पहुंचाई जा सकती? आपका क्या अनुभव रहा है? आप भी इतने साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल का ये दूसरा नमूना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाले लोग जो पीछे से वे सारे लोग शामिल थे, चाहे वो राजनैतिक हो, सामाजिक हो या प्रशासनिक हो, जो अलग अलग कारणों से भ्रष्ट थे, सबने मिलकर केजरीवाल को आगे किया और सत्ता तक पहुंचाई। और फिर केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किया उसने अपने आप में एक कीर्तिमान बना दिया। तो आपका क्या अनुभव है? आप इसको किस रूप में देखते हैं भविष्य के लड़ाई के लिए? वाशिंदर जी, मेरा जो भी अनुभव रहा है वो प्रशासनिक क्षेत्र में रहा। मैं बिना किसी संकोच के कहना चाहूँगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम या लड़ाई या उसके खिलाफ कोई एक्शन सिर्फ ईमानदारी से किया जा सकता है। अगर आप भ्रष्ट आचरण अपनाकर भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप सिर्फ धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं और आपका भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर उसको आगे कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिन जिन लोगों ने ये किया है वो उन लोगों की निष्ठा बिल्कुल ईमानदार नहीं रही। मैं आपको बताऊं, श्री वीपी सिंह जी फतेहपुर से एमपी हुए थे और जब प्रधानमंत्री थे लोकसभा में चुने गए थे। मुझे वहाँ लोकसभा के क्षेत्र उनका फतेहपुर में काम करने का, डीएम के रूप में काम करने का मौका मिला। 1993 के जो विधानसभा चुनाव थे उस दौरान वो कैंपेन करने के लिए खीरी जनपद में आए। उसमें वहाँ पे मैं जिलाधिकारी था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। तो मुझे उनसे बड़ी लंबी वार्ता करने का अवसर मिला। मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा जो आप आज उठा रहे हैं। हमने कहा, सर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने जो है इतनी बड़ी मुहिम चलाई, वो मुहिम सही थी। बोफोर्स में रिश्वत खाई गई थी। हाल ही में बोफोर्स की चार्जशीट पड़ी, अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही। वो चार्जशीट खुल के बोलती है कि इसमें रिश्वत खाई गई थी, उसमें कोई दो राय नहीं है।
तो आपने बहुत अच्छा काम किया। हमने कहा लेकिन आपने अपने साथ जो प्रश्न आपने पूछा, यही मैंने प्रश्न पूछा था। आपने अपने साथ, मैंने कुछ नाम गिनाए जिनका नाम लेने से कोई लाभ नहीं है। अब कुछ लोग अब नहीं है इस पृथ्वी पर, कुछ हैं लेकिन इनका नाम लेने से कोई लाभ नहीं। मैंने सबके नाम गिनाए कि इनको लेने की क्या जरूरत थी साथ। मैं आपको बताऊं, वीपी सिंह साहब चूंकि मुझे जानते थे, मैं उनके जिले का डीएम रहा था, तो मेरे प्रति थोड़ा सम्मान रखते थे। उसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि इसका कोई उत्तर है ही नहीं। ऋषा जी, जो आपने ये बात कही वही इस केजरीवाल के साथ होता। मैं इसके साथ जुड़े सारे बड़े बड़े पुरोधाओं को भी मैं उतना ही दोषी मानता हूँ, और मैं ये कहूंगा बिना नाम लिए हुए, ये लोग कहीं ईमानदारी के आंदोलन में ही जुड़े हुए थे, ये अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के आंदोलन में जुड़े हुए थे कि हमें भी कुछ मिल जाए, और ये आंख बंद किए बैठे रहे उसके सारे अंधेर पर, उसके सारे झूठ पर, उसके सारे भ्रष्टाचार पर। किसको नहीं पता था कि ये व्यक्ति सेवा में रहते हुए, सर्विस में रहते हुए एनजीओ चला रहा था, फोर्ड फाउंडेशन से पैसे ले रहा था, अवार्ड ले रहा था, इसने काम नहीं किया, बाकी सब कुछ किया, सब चुप थे। मिश्रा जी, 2010 में हमारे जो संगठन था उसने आरटीआई डाली। ये सरकार से पूछा, भाई ये केजरीवाल जो है ये आंदोलन कर रहा है, ये सेवा में है कि नहीं? तो आरटीआई में उत्तर आता है कि नहीं, ये तो सेवा में है। तो पूछा गया कि आखिर ये क्या शर्तों के अनुसार है? तब जाकर केंद्र सरकार ने इसका इस्तीफा दिया, इसको जो है रिजाइन करने को कहा है। सोचिए, ये व्यक्ति जो जिसे कहते बेसिक चीजें नियम कानून की तोड़ना, उसके बाद जितने भी इसके मित्र थे जिनको बाद में से जिसको बाद में धक्के मार के बाहर निकाले, जो बड़े बड़े नाम जो आज अलग अलग की ढपली बजाते हैं, उनको सबको पता था ये कितना धोखेबाज है, कितना भ्रष्ट है, लेकिन सब अपनी आंख बंद के। तो देखिए, जो लोग झूठ का साथ देते हैं, जो भ्रष्टाचारियों के साथ अपनी महत्वाकांक्षा के लगे रहते हैं, उनके साथ ये होना कोई बुरी बात। इसलिए जब ये लोग धक्के मार के निकाले गए बड़े बड़े नाम, तो मुझे कोई इसमें दुख नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये डिजर्व करते थे। और बाकी जो बड़े बड़े लोग देश भर से जो छोड़कर आए थे, और उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है, और मुझे शक होता है कि उन्होंने आखिर इतनी बुद्धि होते हुए भी ये छोटी छोटी चीजें देखने को मना क्यों किया। उन्होंने ये आंख खोलने की कोशिश क्यों नहीं की जब ये लोग सफल लोग थे, कि एक झूठ पर, मैंने आपको बताया, झूठ पे झूठ बोला जा रहा था लगातार, और उसको सब लोग आंख मूंद के स्वीकार करते रहे। इसलिए इन लोगों के साथ जो भी हुआ, लोग ये आम आदमी पार्टी में जो लोग आए थे, जिनको उसने निकाला, जिनको उसे बेइज्जत किया और बाद में इनको छोड़ के जाना पड़ा, वो सब लोगों के साथ सही हुआ, क्योंकि ये लोग धोखे के साथ खड़े थे, ये जानते हुए कि धोखा है ये खड़े थे। ये जिन जिन लोगों ने ये किया है, वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि बात सच थी कि नहीं। उन्हें सब पता था कि धोखा देश के साथ हो रहा है, लेकिन वो अपनी स्वार्थ में डूबे हुए और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए इस व्यक्ति के साथ खड़े रहे। जनता को समय लगा, और मैंने आपको जैसे बताया, मीडिया ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण डेवलपमेंट है कि इस देश में पैसे के बूते पर कुछ भी किया जा सकता है। देखिए, सारे राजनीतिक दल ये कर रहे हैं, ये अकेले केजरीवाल ही नहीं, लेकिन केजरीवाल ने वो मानक स्थापित किया है जिसको बीट कर पाना मुश्किल होगा। मैंने 2015 से लेकर 2017-18 तक के जो एक्सपेंडिचर है एडवर्टीजमेंट पर, वो मैंने थोड़े स्टडी किए, तो मैंने पाया कि इस आदमी के उदय के साथ सारी राज्य सरकारों के मीडिया बजट कई गुने बढ़ गए। क्यों? लोग मैच नहीं कर पा रहे थे इसके दुष्प्रचार को। तो आज की ये हालत है कि जो ये करता रहा सत्ता में बैठकर, आज सारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, सारे राज्य कर रहे हैं, और पानी की तरह पैसा भरा। और मीडिया तो अब सिर्फ राज्य सरकारों से पैसा लेने और उनसे वो लेने का पैसा लेने के लिए ही बना हुआ है। देखिए मिश्रा जी, मैं उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन विभाग का मैं एक तरह से मुखिया 4 साल तक रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश का बजट 80 करोड़ रुपए था, जिसमें प्रचार पर जो न्यूज़पेपर को जो दिया जाता था, एडवर्टाइजमेंट दिया था, तो 20 करोड़ रुपए था। यह व्यक्ति 1000 करोड़ दिल्ली में खर्च करता है, 20 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश। 2012 तक की बात बता रहा हूँ आपसे मैं, इसके उदय से 3 साल पहले तक। आज इस देश का माहौल राजनीति के लिए एकदम दूषित कर दिया इस व्यक्ति ने। जिम्मेदार तो सारे राजनीतिक दल हैं, सारे भ्रष्ट राजनीति जितने भी है सब है, कि कोई इसमें दूध का धुला नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसने जो मानक रखा है उसको अब बीट कर पाना बहुत मुश्किल है। और मिश्रा जी, आगे आने वाले समय में हमारी देश की राजनीति और गर्त में जाएगी अगर कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए। जैसा कि आपने चर्चा किया कि जब
आपने बीपी सिंह से पूछा था कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में भ्रष्ट लोगों की मदद क्यों ली है, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कमोबेश इसी तरह का एक सवाल मैं भी जब एडिटर था, तो मैंने उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता से पूछा था। जब वो विपक्ष में थे, तब वे उस समय की सरकार के खिलाफ कुछ शराब माफियाओं के साथ साठगांठ करके और बेईमानी करने के बड़े मुखर आरोप लगा रहे थे अपने सभी चुनावी जनसभाओं में। और लग रहा था कि इस बार उनकी पार्टी को फिर से सत्ता मिलने वाली है। तो जब मैंने उनसे समय मांगा इंटरव्यू के लिए, तो पहले तो उन्होंने देने से आनाकानी की, क्योंकि वो समझ रहे थे कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। लेकिन किसी तरह वो मिल गए, भागते कुछ देर तक बातचीत हुई, 40 मिनट। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप अपने सभी चुनावी जनसभाओं में जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, सरकारी मशीनरी और राजनीतिक तंत्र के भ्रष्टाचार के गठजोड़ की और शराब माफियाओं के गठजोड़ की, तो अब आपकी अगर सरकार बनती है, तो क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उन शराब माफियाओं के खिलाफ? तो पहले तो दाएं बाएं करते रहे और बाद में दबी जुबान से उन्होंने एडमिट किया कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई करने से सरकार नहीं चल पाएगी। ये तो चीज है। लेकिन ये है कि मैं सबका ध्यान रखूंगा। जो एक सिंडिकेट बना के शराब के कारोबार पर कब्जा किया है कुछ लोगों ने, उसको मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा। तो ये जनता का दुर्भाग्य है या देश का दुर्भाग्य है या हम सबका दुर्भाग्य है कि समय समय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन खड़े हुए और जनता को धोखा मिला। उन लोगों को धोखा मिला जो इमोशनली और ईमानदारी से उस आंदोलनों का साथ दिए और उस आंदोलन पर भरोसा किए। अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जिस तरह के चुनावी वायदे करके केजरीवाल सत्ता में आए और 10 साल उन्होंने दिल्ली की सरकार चलाई, उसकी सजा तो जनता ने दे दी, क्योंकि उन्होंने एक भी अपने चुनावी वायदे को पूरा नहीं किया। और निजी जीवन में जो उनके अंदर बदलाव आया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो उनकी जीवन शैली में बदलाव था, जो कि उन्होंने अपने सरकारी आवास में जितना करोड़ों रुपया लगाया, जिस तरह से गाड़ी पर घूमने लगे, जिस तरह का उनका प्रचार तंत्र पर उनके निजी जितना खर्च होने लगा, ये सबके सामने है। दिल्ली की जनता ने उसकी उनसे हिसाब कर लिया और उसके लिए अब वो प्रायश्चित करने के लिए विवश हो गए। जो वायदे करके बीजेपी सत्ता में आई है, आपको लगता है कि ये चुनावी वायदे पूरा करना इतना आसान है दिल्ली की जनता के लिए और सत्ता में आए हुए दल के लिए? मिश्रा जी, बिल्कुल मुश्किल होगा, क्योंकि दिल्ली राज्य जो है वो उसके लिए इतना बड़ा जो जो सब्सिडी का या जिसे कह सकते हैं रेवड़ियों का बर्डन जो है उठा पाना, वो आसान काम नहीं होगा। ये अब जो शासक हैं जिनके हाथ में सत्ता आई है, ये उनकी स्किल पर निर्भर करेगा कि वो इस रास्ते पर कैसे चलते हैं। देखिए, जो आपने वायदे किए हैं उसे कुछ तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा और आपको ये जनता को दिखाना पड़ेगा कि आपने कोशिश की पूरा करने की, और उस पूरा करने में जो कमी रह गई तो उसके क्या कारण थे अगर आप नहीं कर पाते। लेकिन धोखा अगर देंगे तो आपको भी वही दंड मिलेगा जो केजरीवाल को, मैं तो बल्कि मिश्रा जी इसमें जोड़ूंगा, केजरीवाल को भी दंड मिला नहीं। अभी भी उनको 43% जनता का वो है जो ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा होगा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ये देखकर इस परिणाम को कि अभी भी इतने धोखेबाज व्यक्ति को के ऊपर इतना भरोसा लोगों ने, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है जिसके कथनी और करनी में इतना, देखिए मैंने बहुत नेताओं को देखा सब झूठ बोलते हैं, लेकिन कथनी करने में इतना बड़ा फर्क इस देश के किसी नेता में। कि मैंने इतने साल, करीब 38 साल मैंने सेवा की, मैं दर्जनों मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने काम किया, आधा दर्जन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल मैंने देखे, मंत्रियों के साथ तो बहुत क्लोजली काम किया, लेकिन कोई इतना झूठा नहीं था। जो कहे कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा तो राजनीति में आता है, जो कहे मैं पद नहीं लूंगा तो पद लेता है, जो कहे कि मैं बच्चों कसम खाता हूं कि कांग्रेस के साथ जाऊंगा नहीं तो तुरंत ही ले लेता है, जो कहता है मैं गाड़ी पर नहीं चढ़ूंगा तो गाड़ी चढ़ लेता है, जो कहता है मैं सुरक्षा नहीं लूंगा मैं सुरक्षा ले लेता है, जो कहता है कि मैं बंगला नहीं लूंगा वो बंगला ले लेता है। बंगला कैसा लेता है कि बड़े बड़े बंगले उसके सामने फेल है, उसके बंगले के सामने प्रधानमंत्री आवास कहीं टिकता नहीं। मैं प्रधानमंत्री आवास को देख चुका हूं, टिकता नहीं। ये देश की जनता को पता लग जाए। मुख्यमंत्रियों के आवास मैंने देखे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री का, समझते इतना बड़ा राज्य, उसका आवास इसके सामने कहीं टिकता नहीं। ऐसा जी कुछ भी नहीं है। अब तो शायद अब तो कुछ बेटर हो गया, लेकिन आज से 10-15 साल पहले
तो वो कुछ था ही नहीं। मतलब सामान्य जैसे हम लोगों के सरकारी आवास हुआ करते तो उससे थोड़ा सा बड़ा सा था वो, क्योंकि उनका अधिकारियों के बैठने की और स्टाफ की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है, एकदम सामान्य। और इस व्यक्ति ने स्वयं जो बनवाया उसको शीश महल की संज्ञा जिसने भी दी उसे बहुत सही दी। और इस धोखेबाज व्यक्ति के साथ इसकी पार्टी को और नाश होना चाहिए, इसको तो शून्य पे पहुंचना चाहिए। वैसे ये मेरी जो समझ है, ये भ्रष्टाचार के मामले में निश्चित रूप से सजा पाएगा और इसकी राजनीति, इसकी वो तो समाप्त होगी। जो अभी भी लोगों ने, जो हमारी मीडिया के जो इनके वो हैं, जैसे कहते हैं चाटुकार लोग जिनके मुंह में पैसा भरा हुआ है, अभी भी कह रहे हैं दिस इज नॉट एन एंड, दिस इज नॉट एन एंड, एवरीबॉडी ऑन। मतलब कहने का मतलब है कि अभी तो बाकी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ऐसे व्यक्ति भी लौटते हैं। देखिए, इनके कई मुख्यमंत्री जेल गए हैं, लेकिन आप तुलना करेंगे तो वो इनके सामने भगवान थे। इतना झूठ कभी नहीं बोला। मैंने मुख्यमंत्री के साथ काम किया, मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेते थे कि भाई देखिए राजनीति में कुछ तो गलत करना पड़ता है। उन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो ईमानदार है, कभी नहीं क्लेम किया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कभी क्लेम नहीं किया, कभी नहीं किया। वो इस बारे में बहुत ईमानदार थे कि उन्होंने कहा भाई हाँ, हम राजनीति में हैं, हमें राजनीति के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम सब कुछ काम सही नहीं करते। ये व्यक्ति अकेला इस देश में पैदा हुआ जो इतना भ्रष्ट था, शुरू से भ्रष्ट था, और वो कहता रहा मुझसे बड़ा ईमानदार तो कोई है ही नहीं, अंत तक कहता रहा मैं कट्टर ईमानदार। तो मिश्रा जी, ये जो स्थितियां हैं ये देश की राजनीति के लिए बहुत ही दुखद है। और इतने इतने भ्रष्ट लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय अपनी राजनीति बढ़ाते रहे। उसका सपना तो प्रधानमंत्री बनने का था, इसलिए ये जो राज्य जीतते थे वो तो वहां से धन निकालने का था, जैसा कि शराब घोटाले ने सिद्ध कर दिया कि यहाँ से पैसा निकालकर गोवा के चुनाव में और कहाँ कहाँ वो चुनाव में लगा। तो ये लोग देश के लिए इतने खतरनाक हैं। और मैं मीडिया से कहूंगा कि भाई, आप पता है कि आपको पैसा चाहिए मीडिया चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ आपको झूठ ही नहीं बोलना चाहिए, कुछ तो जनता का ध्यान रखो। जो आपके ऊपर विश्वास लोकतंत्र में किया जाता है, आप जो कहते हो सही, कम से कम उसको बनाए रखो आप। नहीं तो अगर आपने ये विश्वास पूरी तरह तोड़ दिया जो टूटता जा रहा है, तो देश के लोकतंत्र का बहुत नुकसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी कहा है अपने पहले प्रतिक्रिया में, जो उन्होंने अभी बीजेपी मुख्यालय में एक दिन पहले संबोधित किया बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, तो उन्होंने ऐलान किया है कि दिल्ली विधानसभा के जो पहली बैठक होगी उसमें सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर उन सभी के खिलाफ जांच करा के कार्रवाई की जाएगी जो कि दिल्ली के प्रशासन चलाने के समय भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। अब देखना है कि उस पर कितना अमल होता है, क्योंकि कई बार होता है कि जब सरकार चलने लगती है तो धीरे धीरे नए नए इशू सामने आते हैं और पुरानी बातों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मैं आपसे आखिरी सवाल ये समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल को डंप किया, क्या आपको भी लगता है कि उसने केजरीवाल को वह सजा दी है जो सजा की केजरीवाल को मिलनी चाहिए थी? पीठ में छुरा घोंपने के लिए गोवा में, गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, इन राज्यों में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से केजरीवाल ने नुकसान पहुंचाया, उसका बदला चुकाया है कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल के साथ। मिश्रा जी, देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, किसी दूसरी पार्टी के बारे में ज्यादा टिप्पणी करना बहुत अच्छी चीज नहीं, लेकिन एज ए सामान्य नागरिक के रूप में मुझे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की बुद्धि पे बहुत तरस आता है। जिसका इतना लंबा इतिहास हो, देश के इतिहास से जुड़ा इतिहास हो, जो इस देश पर 56 साल तक राज कर चुकी हो, जिसने एक समय में सभी राज्यों में जैसे सरकारें चलाई हो, उसको इस छुट भैये से समझौता करके चुनाव लड़ना पड़े। पार्टी के नेतृत्व को डूब मरना चाहिए कि तुमने अपने अकर्मण्यता से, अपने नकारेपन से, अपनी छोटी सोच से अपने को क्या बना लिया। ये पार्टी उत्तर प्रदेश में, सोचिए, ऐसी पार्टियों से समझौता करती जिनका कोई, आज भी मैं कहता हूँ, कोई अस्तित्व नहीं है, जो जाति के आधार पे खड़े हैं, और जिस दिन ये टूटेगा ये शून्य पे खड़े हो जाएंगे। भ्रष्टाचार में नाक तक लिप्त है, उनसे जाके हाथ मिलाते हैं, और यही गलती इन्होंने इस आदमी से हाथ मिलाकर किया। देखिए, जो गलती आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े पुरोधा ने केजरीवाल से हाथ मिला के किया था 10 साल पहले,
वही गलती कांग्रेस पार्टी ने इंडी गठबंधन या ये सब बना के किया। सारे उन दलों के साथ जो एकदम कालिक से जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ आपने हाथ मिला लिया। आखिर जनता पूछती है तुम कर क्या रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता। अपने बूते पर मेहनत कर आप जितनी पुरानी पार्टी हो, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, ये दुनिया में सबको पता है। जिससे 56 साल सत्ता चला, जो दिल्ली ऐसे राज्य में भैया सी राज्य में जो 10 साल सत्ता में ये हालत हो गई कि बड़े बड़े नेता लोग पानी मांगने लगे उसके सामने। मोदी जी की पब्लिसिटी उनके सामने धूमिल थी केजरीवाल के सामने। मैं हमेशा सोचता था कि देश के प्रधानमंत्री की यह हालत कि दिल्ली के अखबार तो केजरीवाल से छपे हुए हैं, जो वो लिटरली मैं कहूंगा, मैं वो प्रयोग करूंगा कि भाई हार मान ली लोगों ने उसके सामने। उसके वो बताइए 56 साल तक देश पर राज करने वाली, शासन चलाने वाली पार्टी, इतने बड़े इतिहास के साथ ये हालत उसकी, उसको ऐसे व्यक्ति के साथ समझौता करना पड़ा। ये इनको देखिए, ये कोई कांग्रेस पार्टी ने इनको डंप किया, ये कोई इसमें कोई सैद्धांतिक बात नहीं है। ये सिर्फ मुझे लगता है कि यहाँ के जो लोकल नेता थे वो बहुत मुखर हुए और उन्होंने जो है उन्होंने जिद कर दी कि भाई हम नहीं करेंगे। नहीं तो कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कुछ भी कर सकता है, किसी से भी हाथ मिला सकता है और किसी भी गर्त में जा सकता है। तो ये चलिए सद्बुद्धि आई कि इन्होंने इसका साथ छोड़ा और उनसे यही अपेक्षा देश करता है कि कम से कम आप जो हैं गठबंधन छोड़िए, मेहनत करिए, मेहनत करके पार्टी खड़ा करिए। बीजेपी पार्टी ने मेहनत करके 2 सीट वाली सन 84 के इलेक्शन में आज तीसरा टर्म कर रही है। तो ये इनको छुरा और कुछ नहीं दिखता हमेशा जी। इनका जो शीर्ष पर जो भी सोचता है, मुझे उससे लेना देना नहीं, लेकिन एक सामान्य नागरिक के रूप में जो मैं देख पाता हूँ वो बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि आखिर ये सोचते क्या है, इन्हें कुछ दिखता ही नहीं कि कौन इनके साथ है कौन नहीं है। उसके बाद ऐसे लोग जिनका कोई प्रभाव नहीं, उनके पीछे आप जो है पुछलग्गू बन के दौड़ते रहते हैं। तो जितनी जल्दी जो हमारी बड़ी पार्टियां उनको सद्बुद्धि आए। और दूसरा अंतिम बात मैं कहूंगा कि पार्टियों को सोचना चाहिए, बहुत बड़े देश की जो 140 करोड़ जनता का भविष्य इनके हाथ में है। तो जब भी कभी कोई निर्णय लें तो जरा उसको ध्यान में रख के करें, अपने स्वार्थ के लिए ही सिर्फ अकेले ना करें और भ्रष्टाचार को जरा रोकें। ये जो स्लोगन्स हैं ये सब बेकार है और इसका कोई असर नीचे नहीं पड़ा है। देश में भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरह से बढ़ा है और सोचिए आप कि लोकपाल को आए हुए 13 साल करीब 11 साल हो चुका है, 14 में आया। कितना बड़ा झूठा था ये केजरीवाल, जिसने कहा था लोकपाल के आते ही देश जो है सब सुधर जाएगा और 99% समस्याएं हल हो जाएंगी। अब मीडिया को इससे जाके पूछना चाहिए कि क्या हुआ तेरे वादे का। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो देश की राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो नेशनल पार्टीज हैं, उनको कोई भी अपना पॉलिटिकल वायदा करने के पहले एक पैन इंडिया सोच रखनी चाहिए। देश के 140 करोड़ की जनता के भविष्य को ध्यान में रख के ही कोई चुनावी वायदा करना चाहिए और अपना कोई पॉलिटिकल निर्णय लेना चाहिए। और इस तरह के जो क्षेत्रीय दल हैं, जो कि अपने संकीर्ण सोच, जाति और क्षेत्रीयता के आधार पर अपना पॉलिटिकल रोड मैप तय करते हैं, उनसे दूरी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।